Good afternoon. Welcome to News Analysis with Monica. Thank you for joining us. In today's program, the focus will be on massive US protests continue. Trump wants to expand G7 groups, invites more countries. Modi accepts invitation. Financial updates and much more. Let's start with news in brief. More than 6.2 million cases of COVID-19 have been reported worldwide, including at least 375,000 deaths. In US, more than 1.8 million cases have been recorded, including 105,000 deaths. 15,846 new cases and 863 deaths were reported in the US today. Active coronavirus cases in Italy dropped below 40,000. The country has introduced mandatory temperature checks for rail passengers in an effort to contain the spread of coronavirus. For the second consecutive day, there were no COVID-19 deaths reported by Spain's health ministry. The total COVID-19 death toll there has held steady at 27,127 since Sunday. Thailand, India and Mexico are among nations relaxing coronavirus restrictions. Rio de Janeiro will also begin opening some non-essential business and activities. अमेरिका भर में 7वें दिन डेमोन्स्ट्रेशंस चल रही हैं। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर जो डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हुई थी वो अमेरिका भर में फैल गई हैं। दुनिया भर से लोग जो हैं वो साथ दे रहे हैं अमेरिकन का जो इस प्रोटेस्ट में है, और दुनिया भर में भी प्रोटेस्ट जो हैं वो किए जा रहे हैं, क्योंकि क्या मांग की जा रही है कि पुलिस के हाथों एक ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन की डेथ होना, तो उससे बहुत बड़ा विवाद शुरू हो गया है कि जो लोगों को लगता है जख्म उनके हरे हो गए हैं फिर से। और ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने प्रेशर डाला गवर्नर्स के ऊपर कि जो वायलेंस है उसको रोका जाए। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क को कहा कि जो नेशनल गार्ड है उनको बुला लिया जाए, और इस तरह की उन्होंने बातें की जिससे और ज्यादा भड़काव देखा गया डेमोन्स्ट्रेशन में। अब डेमोन्स्ट्रेशन पीसफुल होने के साथ साथ कई जगह पर लूटिंग हो रही है, वेंडलिज्म हो रही है, पुलिस पर अटैक हो रहे हैं। तकरीबन 10 लोगों की जान जा चुकी है इन प्रोटेस्ट में। बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं, पुलिस वाले बहुत सारे जख्मी हुए हैं। एटलीस्ट जो 5 पुलिस वाले हैं वो इतने ज्यादा सिवियरली जख्मी हुए कि हॉस्पिटलाइज हुए, और एक को तो लाइफ सपोर्ट पर रखा जा रहा है। प्रॉपर्टी बहुत जगह डिस्ट्रॉय हुई है, लूटिंग हो रही है, बहुत एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है। और ऊपर से प्रेसिडेंट ट्रंप के जो लफ्ज हैं, भड़काने वाले लफ्ज जो हैं, वो आग में घी का काम कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर ये कहा, NYC call up the National Guard. NYC call up the National Guard. The low lives and losers are ripping you apart. The low lives and losers are ripping you apart. Act fast. Don't make the same horrible and deadly mistake you made with the nursing homes. अब कभी थग्स कह रहे हैं, कभी लो लाइव्स कह रहे हैं प्रोटेस्टर्स को, और लोगों को दर्द ये है कि कोई लीडरशिप की तरफ से उनको सिंपैथी नहीं मिल रही। उनको एक ऐसा लीडर चाहिए जो उनके दर्द को समझे। उनको लग रहा है कि एक्शन देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जिस चीज के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कभी संभव होगी, कभी इक्वल राइट्स मिलेंगे। और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप कोई चीज करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो वो मैकेनिकल पब्लिसिटी स्टंट बनते जा रहे हैं। अब कल उन्होंने रोज गार्डन में, व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो मिलिट्री को बुलाएंगे। अमेरिकन लोगों को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका की धरती पर वो मिलिट्री को बुलाएंगे, ऐसी उन्होंने धमकी दी। उसके बाद वो चल पड़े चर्च की तरफ। सेंट जॉन्स चर्च है व्हाइट हाउस के पास, तो पैदल वो कुछ स्टाफ मेंबर्स के साथ चर्च की तरफ चल पड़े। वहां पर जाकर उन्होंने हाथ में बाइबल उठाई और किसी ने पूछा ये क्या है, उन्होंने कहा दिस इज अ बाइबल, और उसके बाद फोटोज खिंचवाई वहां पर। और चर्च के बिशप जो हैं उन्होंने बाद में इस घटना को बहुत क्रिटिसाइज किया और डिसअपॉइंटमेंट शो की, क्योंकि हुआ ये कि व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको पुलिस ने भीड़ को हटाया। टीयर गैस उन पर फेंकी गई, उनके ऊपर बैटन्स चलाए गए, उनके साथ मारपीट हुई क्योंकि हटाया गया। और जर्नलिस्ट जो थे, प्रोटेस्टर्स जो थे, उनको जबरदस्ती वहां से हटाया गया ताकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो चर्च तक जा सके। तो ये काम हुआ, और चर्च में जाकर जो बिशप है उन्होंने बहुत खेद प्रकट किया
कि ऐसे समय में आकर वो चर्च के आगे आकर, उन्होंने चर्च के साथ कोई बात नहीं की थी कि वो आ रहे हैं या उनको नहीं कॉन्फिडेंस में लिया गया था। संडे को एक लूटिंग इंसिडेंट में चर्च जो है वैंडलाइज हुआ था। जो बिशप है वो कह रहे हैं कि दैट इज अ माइनर इंसिडेंट, मगर वो चाहते हैं कि जो लोगों का, प्रोटेस्टर्स का दुख है वो समझे। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने आकर चर्च के अंदर ही डिड नॉट प्रे, बाहर खड़े हुए, बाइबल उठाई, फोटोएं खिंचवाई और फिर वापस चले गए। और जो भीड़ है उसको तितर बितर किया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। अब ऐसे में आकर उन्होंने कहा कि ये जो चर्च है उसको प्रेसिडेंट्स चर्च कहा जाता है, सेंट जॉन चर्च। 200 साल से वहां पर प्रेसिडेंट्स आते रहे। प्रेसिडेंट ट्रंप अपने टेन्योर में सिर्फ एक बार गए हैं, और अब गए भी थे तो उन्होंने वहां पर जाकर कुछ नहीं कहा। एक तो इमोशनली चार्ज उन्होंने स्पीच दी कि वो थ्रेटन करेंगे मिलिट्री फोर्सेस, फिर उन्होंने भीड़ को, पीसफुल प्रोटेस्टर्स को वहां से हटवाया, फिर चर्च पर जाकर पिक्चर खींची और वापस आ गए। और बिशप जो हैं उन्होंने पब्लिकली आकर मीडिया को बताया है कि उससे उनको बहुत ही दुख पहुंचा है, कि अगर वो आते, जिन लोगों को दुख है, थोड़ा सा उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते, तो ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। तो काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है उनका कि कर्टन ऑफ टीयर गैस, स्मोक बम्स यूज किए गए। अब नैन्सी पेलोसी ने ये कहा है कि प्रेसिडेंट कहते हैं कि वो सपोर्ट करते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट राइट, पीसफुल प्रोटेस्ट का, और उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ वैंडर्स, लूटर्स, जो वायलेंट डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं, उनके खिलाफ ही एक्शन लेना चाहते हैं। मगर उन्होंने कहा कि खुद किस तरह के एक्शन वो कर रहे हैं। जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था व्हाइट हाउस के बाहर, उन लोगों को खदेड़ा गया। और हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी और सेनेट माइनॉरिटी लीडर चार्ल्स शूमर ने एक स्केटिंग स्टेटमेंट इशू की। उन्होंने कहा कि ये अटैक्स जो हैं कावर्डली, वीक और डेंजरस हैं। और नैन्सी पेलोसी ने कहा कि जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेटर्स थे व्हाइट हाउस के आगे, उनको पीटा गया। और ये क्लियर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने आकर कहा है कि दैट इट हैज नो प्लेस, इट्स टाइम फॉर अस टू डू अवे विद दैट एंड इट्स अ टाइम टू हील। कि जो एक्शन प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया है वो सही नहीं है, ये टाइम है हीलिंग का। और फिर नैन्सी पेलोसी कैपिटल में उन्होंने एक बाइबल उठाया और कहा ट्रंप को दैट ही शुड रीच अक्रॉस द डिवाइड्स ऑफ रेस, पार्टी, रीजन एंड रिलीजन टू हेल्प द कंट्री हील इंस्टेड। और नैन्सी पेलोसी ने ये स्टेटमेंट दी है, वी वुड होप दैट द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स वुड फॉलो द लीड ऑफ सो मेनी अदर प्रेसिडेंट्स बिफोर हिम टू बी अ हीलर इन चीफ एंड नॉट अ फैनर ऑफ द फ्लेम। तो बहुत पर्टिनेंट स्टेटमेंट नैन्सी पेलोसी ने की है, हीलर इन चीफ, क्योंकि वो कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, लोग उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं और उनमें है क्षमता कि वो लोगों के दर्द जो हैं वो अपने लफ्जों से, अपने एक्शन से हील कर सकते हैं। बट इंस्टेड ही इज चूजिंग टू बी अ फैनर ऑफ द फ्लेम। और फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप को मिलेंगे नवंबर इलेक्शन में, वो भी पर्टिकुलरली क्रिटिकल थे कि किस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने जाकर हिस्टोरिक चर्च के आगे जाकर एक फोटो खिंचवा ली। और फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये स्टेटमेंट इशू की है, when peaceful protesters are dispersed by the order of the president from the doorsteps of the people's house, the White House using tear gas and flash grenades in order to stage a photo op at a noble church, we can be forgiven for believing that the president is more interested in power than in principle. तो उन्होंने ये कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज कंज्यूम्ड विद हिज ब्लाइंडिंग ईगो। तो इस तरह के जो रिमार्क्स आ रहे हैं कि वो ज्यादा पावर में इंटरेस्टेड है, ज्यादा अथॉरिटी में इंटरेस्टेड है, क्योंकि अगर वो मैकेनिकली पब्लिसिटी स्टंट भी कर रहे हैं तो लोगों को दिख रहा है कि उनकी अंदर की उनकी क्या इंक्लिनेशन है। और ऐसी स्टेटमेंट से भड़काव देखा गया। न्यूयॉर्क में लोगों ने शॉप विंडोज तोड़ी, रॉकफेलर सेंटर में, वहां पर मेसीज का फ्लैगशिप स्टोर है, वहां पर तहस नहस किया गया। अब कितने सालों में न्यूयॉर्क में कर्फ्यू लगा है, 700 लोगों को अरेस्ट किया गया और बहुत सारे ऑफिसर जो हैं वो ओवरनाइट वायलेंसेस में इंजर हुए। क्योंकि अमेरिका में कर्फ्यू सिर्फ बहुत जब गंभीर सिचुएशन होती है वहां पर लगते हैं, और आजकल जो प्रोटेस्टर हैं जब वो वायलेंट हो जाते हैं तो वो कर्फ्यू की उल्लंघना कर रहे हैं। अब न्यूयॉर्क में जो है सारे हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है कर्फ्यू, और वहां पर जो नेशनल गार्ड के लोगों को कहा गया है कि बुला लें। 29 स्टेट्स में 20,000 नेशनल गार्ड के मेंबर्स को बुलाया गया है, मगर न्यूयॉर्क में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। उनके मेयर ने कहा है कि वो नहीं चाहते नेशनल गार्ड को बुलाना। और डेमोक्रेटिक गवर्नर एंड्रू कुमो ने कहा है कि वो न्यूयॉर्क सिटी में भी नहीं भेजेंगे नेशनल गार्ड को अगेंस्ट द मेयर्स विशेस, क्योंकि वायलेंस जो है वो कोस्ट टू कोस्ट ग्रिप कर गई है और पुलिस ऑफिसर्स को भी शूट किया जा रहा है, उनको भी रॉक्स एंड बॉटल्स मारी जा रही हैं। प्रोटेस्टर जो हैं वो काफी ज्यादा भड़क रहे हैं। मगर अगर नेशनल गार्ड बुलाया जाए तो न्यूयॉर्क के
मेयर और न्यूयॉर्क के गवर्नर का, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर और न्यूयॉर्क स्टेट के गवर्नर का कहना यह है कि वो ज्यादा नहीं भड़काना चाहते लोगों को। और फिलाडेल्फिया में बहुत सारे प्रोटेस्टर्स जो हैं वो हाईवे पर आ गए। अब अमेरिका भर में ऐसी घटनाएं हुई जिससे पता चल रहा है कि लोगों को कितना ज्यादा गुस्सा है, कितनी फ्रस्ट्रेशन है। वहां पर हाईवे पर हार्ट ऑफ सिटी में लोग आ गए, हंड्रेड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स वहां पर आ गए। अब ऐसे में देखिए अगर कितनी तादाद में भीड़ होगी तो फिर वो ना पुलिस का ख्याल रखती है ना कर्फ्यू का ख्याल रखती है, और ऐसे में कई लोगों की मौतें हुई हैं, मतलब 10 लोग से ज्यादा मर गए हैं ऐसी इंसिडेंट्स में। और फिलाडेल्फिया में क्या हुआ कि एक इंसान ने एक्सप्लोजिव यूज कर एटीएम खोलने की कोशिश की। एक शॉपकीपर ने, एक इंसान चोरी करने आया था, उसको फेटली शूट कर दिया। 19 साल के एक इंसान की मौत हो गई क्योंकि लूटिंग के दौरान उनको चोटें लग गई हैं। एटलांटा में पुलिस ने फायर किए टीयर गैस डेमोन्स्ट्रेटर्स के खिलाफ। नेशविल में 60 नेशनल गार्ड मेंबर्स जो है उन्होंने राइट शील्ड्स अपनी वापस रख दी क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे, तो उन्होंने कहा कि आप हमें तंग ना करें। और ये बात कई जगह देखा गया है कि जो पुलिस फोर्सेज हैं, नेशनल गार्ड हैं, वो समझ रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स की क्या मंशा है और वो साथ लग लिए हैं, वो उनके साथ मिलकर प्रोटेस्ट करें या फिर कहीं पर झड़प नहीं हो रही, क्योंकि जो प्रोटेस्ट पीसफुल हो रहे हैं वो कहते हैं कि हमारा हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम ऐसा कर सकते हैं। न्यूयॉर्क बफलो में एसयूवी एक है, वो चढ़ा दी गई पुलिस ऑफिसर्स के पास, उन 3 लोगों को इंजर कर दिया गया। तो अलग अलग जगह अलग अलग इंसिडेंट्स इस तरह की हो रही हैं। लास वेगस के एक होटल और कसिनो में क्राउड को हटाते हुए एक पुलिस ऑफिसर को शूट किया गया। 4 पुलिस ऑफिसर्स को शूट किया गया सेंट लुई में, और ये सारे पुलिस ऑफिसर्स हॉस्पिटलाइज्ड हैं। और 5,600 पीपल नेशन वाइड दे हैव बीन अरेस्टेड फॉर द पास्ट वीक, क्योंकि स्टीलिंग, ब्लॉकिंग हाईवेज, ब्रेकिंग कर्फ्यू के जो जुर्म है उसके तहत इनको जो है अरेस्ट किया गया है। अब डेमोक्रेटिक गवर्नर्स और मेयर जो हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप का थ्रेट है कि मिलिट्री को भेजने का, वो नहीं मान रहे। वो कहते हैं कि ये जो स्टेप होगा इससे जो वायलेंस है वो और भड़केगी। न्यूयॉर्क के मेयर ने कहा है कि मिलिट्री ट्रूप्स डेंजरस सिनेरियो क्रिएट करेंगे। कोलोराडो के गवर्नर और डेनवर के मेयर, उन्होंने कहा कि इससे वायलेंस और डिस्ट्रक्शन और बढ़ जाएगी। तो तीनों ने एक स्टेटमेंट में कहा है, दिस इज अ टाइम फॉर हीलिंग, फॉर ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, एंड द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट सिविल राइट्स इज टू मूव अवे फ्रॉम एस्केलेटिंग वायलेंस। और यही सबकी मंशा है कि किसी तरह से पीसफुली ये चीजें जो है, पीसफुल प्रोटेस्ट ले आए, वायलेंस कम हो जाए। मिनियापोलिस में जहां पर ये घटना शुरू हुई थी, जहां पर जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ हुई, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ गई है, पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और मिनिसोटा के अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि बाकी जो 3 ऑफिसर्स थे घटना में इन्वॉल्व, उनको भी चार्ज किया जाएगा। 4 को फायर कर दिया गया है। और काफी जगह पर ऐसा देखा गया है कि पुलिस वालों और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके बीच में झड़प क्यों हो रही है, क्योंकि पुलिस कई जगह पर एक्सेसिव फोर्स यूज कर रही है। अब केंटकी में पुलिस चीफ लुइसविल को फायर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने एक रेस्टोरेंट ओनर को शूट कर दिया, जबकि वो मिलकर नेशनल गार्ड के मेंबर के साथ कर्फ्यू एनफोर्स करना चाहते थे। रिचमंड वर्जीनिया में कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने टीयर गैस यूज की पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर, तो उनको कहा जा रहा है कि पुलिस वालों को डिसिप्लिन किया जाएगा। अटलांटा में 6 ऑफिसर्स को चार्ज किया गया क्योंकि उन्होंने 2 लोगों को कार से खींच कर निकाला। तो ये वीडियो जब आया तो ये कहा जा रहा है क्योंकि पुलिस की जो अट्रोसिटीज हैं अगर ऐसे में भी कम नहीं होंगी तो फिर प्रोटेस्टर्स तो और ज्यादा भड़केंगे। अब अगर हम बे एरिया की बात करें तो बे एरिया में सैन फ्रांसिस्को, ओकलैंड, वॉलनट क्रीक, सैन लिएंड्रो में डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं। 87 पीपल वर अरेस्टेड इन सैन फ्रांसिस्को फॉर वायलेटिंग कर्फ्यू। और सैन फ्रांसिस्को में लोगों के पास लोडेड फायर आर्म्स, फायरवर्क्स, एक्सप्लोजिव जो हैं वो पाए गए क्योंकि वो इसी पर्पस के लिए लाए गए थे कि डिस्ट्रॉय की जाए प्रॉपर्टी। ओकलैंड में 60 अरेस्ट की गई क्योंकि शूटिंग, वैंडलिज्म, लूटिंग और इलीगल पोजेशन ऑफ वेपन्स के लिए। सैन लिएंड्रो में डॉज डीलरशिप पर 70 नई कारें जो हैं वो चुरा ली गई और वहां पर लूटिंग और डिस्ट्रक्शन की इंसिडेंट्स हुई हैं। और उन्होंने स्टाफ ने कहा कि अगले दिन बस हम ग्लास ही क्लियर करते गए क्योंकि खिड़कियां, दरवाजे तोड़कर जो बाकी की बची कारें हैं उनको तोड़फोड़ की गई है। और फेयरफील्ड में बेस्ट बाय के एक स्टोर में इतनी हैवी मशीनरी लाई गई और उसको तोड़ने की कोशिश की गई है। तो जो बेस्ट बाय के स्टोर्स हैं कंट्री वाइड उनके साथ ऐसा देखा जा रहा है। वॉलनट क्रीक में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और डबलिन में जो है पीसफुल प्रोटेस्ट हुए। 600 लोग इकट्ठे हुए थे। मेयर ऑफ डबलिन ने एक अपलिफ्टिंग स्पीच दी कि किस तरह वो स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट को और उसके साथ उन्होंने प्रोटेस्टर्स के साथ सॉलिडेरिटी दिखाई। तो अलग अलग घटनाएं हो रही हैं अलग अलग जगह पर। कई जगह पुलिस साथ दे रही है, कई जगह पुलिस अट्रोसिटीज कर रही है, कई जगह
वायलेंस ज्यादा बढ़ रही है। तो डिपेंडिंग ऑन कैसा पुलिस का बिहेवियर है, कैसा क्राउड का बिहेवियर है और जिस तरह से एस्केलेशन हो रही है, इसको काबू पाना बहुत मुश्किल लग रहा है, स्पेशली अगर अथॉरिटीज की तरफ से प्रोटेस्टर्स को ये मैसेज नहीं मिलेगा कि उनकी बात सुनी जाएगी। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं न्यूज एनालिसिस विद मोनिका रेडियो मिर्ची 1310 पर। ये प्रोग्राम यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। यूट्यूब पर जाकर न्यूज एनालिसिस विद मोनिका के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। G7 समिट जो है वो पोस्टपोन हो गया है और प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि और कंट्रीज को बुलाया जाए अटेंड करने के लिए। और G7 जो ग्रुप है कंट्रीज का, तो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि आउटडेटेड ग्रुप ऑफ कंट्रीज हो गया है और वो एक्सपैंड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड कर लिया जाए इस ग्रुप में और वो चाहते हैं कि इसको एक्सपैंड कर G10 या 11 बना दिया जाए। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि वो इन 4 कंट्रीज को एज गेस्ट बुलाना चाहते हैं इस साल, मगर उनकी बातों से ये लगता है, जो अगर करें हम कनेक्ट करें डॉट्स, की वो चाहते हैं कि G10 या G11 इनको बना दिया जाए। उन्होंने कहा कि पोस्टपोन वो कर रहे हैं क्योंकि G7 डज नॉट प्रॉपरली रिप्रेजेंट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। अब ये समिट पहले होना था जून 10 से 12 कैंप डेविड यूएस में और प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले कहा था कि व्हाइट हाउस में होगा या फिर कुछ पार्ट्स कैंप डेविड में होंगे। जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल ने रिजेक्ट कर दिया था कि वो पर्सनली नहीं आ सकती आउटब्रेक की वजह से। उन्होंने कहा था कि वॉशिंगटन तक वो जर्नी नहीं अंडरटेक करना चाहती। और यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कहा था कि ही अग्रीड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कन्वीनिंग द G7 इन पर्सन इन न्यू फ्यूचर। तो इसीलिए ये फिर पहले सोचा गया था कि जो 7 लीडर्स दुनिया के हैं इनकी मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस से कर ली जाए जून में बिकॉज ऑफ कोविड-19, मगर अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वो सितंबर में करवाएंगे ये मीटिंग। और आज उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बात की, उनको इनवाइट किया G7 समिट जो वो होस्ट कर रहे हैं सितंबर में, और उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन से भी बात की। अभी पुतिन की तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं आया कि वो एक्सेप्ट करें नहीं, मगर प्राइम मिनिस्टर मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने अग्री कर लिया है कि वो अटेंड करेंगे इस समिट को। तो मोदी से बात करते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप ने बताया कि वो एक्सपैंड करना चाहते हैं ग्रुप को और इम्पोर्टेंट कंट्रीज जैसे इंडिया को इंक्लूड करना चाहते हैं, इसीलिए वो एक्सटेंड कर रहे हैं उनको इन्विटेशन। अब ट्रंप जो इंक्लूड करना चाहते हैं बाकी कंट्रीज को, हो सकता है जो उनके एलाइज हैं वो ये पसंद ना करें। अब चाइना इसमें इंक्लूडेड नहीं है और चाइना अपोज कर रहा है कि किस तरह की ये एक्सपेंशन मूव हो रही है। पिछले साल का G7 समिट जो हुआ था अगस्त 24 to 26 हुआ था फ्रांस में और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वहां इनवाइट किया गया था एज स्पेशल गेस्ट ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। और यूनाइटेड स्टेट्स के पास इस वक्त है प्रेसिडेंसी G7 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन के ग्रुप की, जिसमें है जर्मनी, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और इटली। और इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया और रशिया को मिला लिया जाए क्योंकि ही सेड दिस इज अ नाइस ग्रुप ऑफ कंट्रीज राइट हियर। अब रशिया पहले था G7 का पार्ट, मगर रशिया को इनडेफिनेटली सस्पेंड कर दिया गया था ग्रुप से 2014 में आफ्टर द अनेक्सिंग ऑफ क्राइमिया फ्रॉम यूक्रेन। अगर दोबारा रशिया को लेंगे तो बाकी कंट्रीज जो हैं वो अपोज कर सकती हैं, उनकी संभावना है। अब यूके और कनाडा जो हैं वो अपोज हैं कि रशिया को वापस मिलाया जाए। जर्मनी और फ्रांस जो हैं वो एम्बिवेलेंट हैं, उन्होंने कुछ स्पष्ट रूप से नहीं, उनका रवैया पता चल रहा है कि उनको कुछ इस बात पे एतराज होगा। अब प्रेसिडेंट ट्रंप क्योंकि होस्ट हैं इसीलिए वो जिसको भी चाहें उसको इस समिट में तो वो बुला ही सकते हैं। तो रशिया को वो चाहते हैं इनवाइट करना इस समिट के लिए क्योंकि उनको लगता है कि रशिया शुड बी ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल। मगर 2014 में जो कंट्रीज हैं, जब G7 से G8 बन गया था रशिया के इंक्लूजन के बाद, वो कंट्रीज नाराज हो गई थी क्योंकि अग्रेशन जो किया रशिया ने क्राइमिया पर। अब प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी थिंकिंग है, वो चाहते हैं कि ये कंट्रीज अगर आएंगी तो G7 जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। रशिया के लिए उनका फेवरेटिज्म है थोड़ा सा, वो चाहते हैं कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो रशिया को इंक्लूड करने से जो है वो बेहतर हो जाएंगी। ग्रुप ऑफ 7 G7 जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है
अब इसकी देखते हैं कैसे बैकग्राउंड कब बनी थी। ये 1975 में बनी थी। उस टाइम की जो टॉप की इकोनॉमीज थी, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, इनकी गवर्नमेंट से मिलकर ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी और पहली बार इनकी मीटिंग हुई थी 1975 में टू एक्सचेंज आइडियाज ऑन पॉसिबल सॉल्यूशंस टू ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। उसके बाद 1975 में 6 कंट्रीज थी। कनाडा ने अगले साल ज्वाइन किया और यूरोपियन यूनियन अटेंड करने लग गए 1977 से। अब ये इनिशियली बनाई गई थी यूएस और इसके एलाइज को कि इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं वो डिस्कस किए जाएं। बहुत सारे चैलेंजिंग इश्यूज इसमें डिस्कस हुए हैं, जैसे ऑयल क्रैशेस 1970s के, इकोनॉमिक चेंज ओवर ऑफ एक्स सोवियत ब्लॉक नेशंस एंड मेनी प्रेसिंग इश्यूज लाइक फाइनेंशियल क्राइसिस, टेररिज्म, आर्म्स कंट्रोल एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। अब जब रशिया इसमें इंक्लूड हुआ 1997 में, तो G7 से बन गया G8 कुछ साल के लिए। 2014 में रशिया को एक्सपेल कर दिया गया, तो फिर से G7 बन गया। और अब प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि मॉस्को की ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से उसको इंक्लूड कर लिया जाना चाहिए। अब G7 के नेशंस हैं वो एनुअल समिट करते हैं और वो प्रिजाइड होते हैं बाय द मेंबर्स ऑन अ रोटेशनल बेसिस। इनफॉर्मल गैदरिंग होती है 2 दिन की, जिसमें बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज डिस्कस होते हैं और जो होस्ट कंट्री होती है वो बाकी डिग्निटरीज को भी इनवाइट कर सकती है अपने समिट पर। जो ग्रुप है अपने आप को कहता है इट्स अ ग्रुप ऑफ कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज, फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स, democracy and rule of law and prosperity and sustainable development. These are the key principles of G7. G7 क्या करता है, जब समिट हो जाता है उसके बाद जो मिनिस्टर्स और सिविल सर्वेंट्स होते हैं इन कंट्रीज के, वो पूरा साल मिलते हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट के जो बातें हैं वो डिस्कस करते हैं और प्रेसिडेंसी जो है हर साल रोलिंग बेसिस पर होती है। और इसमें एनर्जी पॉलिसी, क्लाइमेट चेंज, HIV, एड्स, ग्लोबल सिक्योरिटी, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो पिछले समिट्स में डिस्कस हो चुके हैं। समिट के एंड में एक जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है, एक लेटर भेजी जाती है जो बताती है कि क्या क्या एग्री अपॉन किया गया है। तो एक कम्युनिकेशन जो है वो रिलीज की जाती है और उसके बाद जो सारी कंट्रीज ने अगले साल के एजेंडा बनाते हैं कि किस तरह से क्या किया जाए। बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स भी बीच बीच में आकर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस देते हैं। मगर कई जगह सोचा जा रहा है कि जो G7 है क्या वो इतनी इफेक्टिव है, क्योंकि बहुत सारी इन्होंने चीजें की हैं। इन्होंने ग्लोबल फंड्स लॉन्च किए हैं एड्स, TB, मलेरिया को फाइट करने के लिए। 27 मिलियन लाइव्स 2002 से बचाई जा चुकी हैं इनके कोशिशों की वजह से और यही ड्राइविंग फोर्स है बिहाइंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2016 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसने नोटिस दिया था कि वो विड्रॉ कर लेगा। अब इतनी पावरफुल कंट्रीज हैं मगर इसमें चाइना क्यों नहीं इंक्लूडेड है। चाइना हालांकि वर्ल्ड की सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, उसकी बिगेस्ट पॉपुलेशन है, वो इसलिए इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि इस G7 में क्राइटेरिया ये है कि इनकी जो टोटल GDP देखी जाती है, GDP की बजाय देखी जाती है वेल्थ पर कैपिटा। तो चाइना की पॉपुलेशन हालांकि बिगेस्ट है मगर इनका लो लेवल ऑफ वेल्थ पर हेड ऑफ पॉपुलेशन है, इसकी वजह से वो इंक्लूडेड नहीं है इन कंट्रीज में। और रशिया को पहले सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि उनकी जिस तरह से क्राइमिया में एनेक्स किया था। अब G7 जो नेशंस हैं उनके पास कुछ चैलेंजेस आते हैं, कुछ जो क्लैशेस होते हैं, डिसएग्रीमेंट होते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिछले बार कहा था कि वो टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट्स और एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है लास्ट ईयर के समिट पे उसमें एग्री नहीं करे थे। और कई बार ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिसाइज किया गया है कि करंट स्टेट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स जो है उस पर वो डेलिब्रेशन नहीं कर रहे और इसमें कोई भी अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, सदर्न हेमिस्फीयर से कंट्री नहीं है। अब आने वाले समय में इंडिया और ब्राजील जो ग्रोइंग कंट्रीज हैं वो चैलेंज दे सकती हैं और ये कंट्रीज हैं G20 ग्रुप में। अब G20 क्या है? G20 लार्जर ग्रुप ऑफ कंट्री हैं जिसमें सारे G7 के मेंबर्स तो इंक्लूडेड नहीं है मगर इसके एडिशनल सारी कंट्रीज हैं। 1999 में बनाया गया था ताकि जो कंट्रीज हैं वो एड्रेस करें ब्रॉडर इकोनॉमिक कंसर्न्स। तो G20 कंट्रीज में G7 के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की हैं। तो 80% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी जो है इससे रिप्रेजेंट हो जाती है। तो ये इंडिया होस्ट करने वाला है G20 का समिट 2020 में और G7 की मीटिंग होगी सितंबर में। तो उसमें देखा जाएगा कि किस तरह की वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कस करते हैं और नए मेंबर्स को कैसे इंक्लूड किया जाता है। Time for our financial update. Stocks rose today as traders focused on the reopening of the economy from the coronavirus pandemic, even amid civil unrest around the US. The S&P gained
0.8% to close at 3,080, reaching its session high with less than 30 minutes left in the session. Today's gains put the S&P 500 up more than 40% from its late March intraday low. The Dow Jones Industrial Average climbed 267 points or 1.1% to 25,742. The Nasdaq Composite advanced 0.6% to 9,608. Stocks tied to reopening of the states outperformed once again. The price of gold per ounce $1,734 and $1 is equivalent to 75 Indian rupees and 5 paisa. With that, it's a wrap for today. Please tune in to Drive Time with Monica Monday to Friday 7 to 9 a.m. I will be back with news analysis tomorrow at 4:30 p.m. Take care, stay safe, goodbye.